नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम यही सच है में आपका स्वागत है। और यही सच है वो प्रोग्राम है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पास जो समय है वो अब 2 महीने का रह गया है लगभग, और एक दिन है जिस दिन आपको अपना नेता चुनना है। रोजाना के मुद्दों पर हम आपसे बात करते हैं, आपको आगाह करते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जब नेता आए, वोट मांगे, आपका वो वोट जिसकी वजह से आप सबसे बड़े ताकतवर कहलाते हैं, उसको देने से पहले आप चंद सवाल जरूर कीजिएगा और अपने मन में सवाल जरूर रखिएगा। पार्टी कोई भी हो, आपकी पसंद कोई भी हो सकती है, आप किसको वोट देंगे ये आपका अपना अधिकार है, अपना विवेक है, लेकिन सवाल जरूर अपने मन में रखिएगा। वो आपकी चॉइस होगी, आप क्या पूछना चाहते हैं। आज राफेल को लेकर फिर हंगामा रहा। वो राफेल जो अभी भारत में भले ही ना आया हो, पिछले लगभग 11-12 साल से जिसको लाने के लिए सरकारें बदलती रहीं लेकिन राफेल नहीं आया, उसकी मारक क्षमता दुश्मनों के लिए कैसी होगी ये तो बात की बात है, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में उसकी मारक क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर देखें तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसकी मारक क्षमता और बढ़ाई जा रही है। राजनीतिक तौर पर उसको और इस्तेमाल किया जाने लगा है, एक दूसरे के खिलाफ बचाव में हमले को लेकर। और उधर अगर देखें तो विपक्ष भी खासतौर से कोई मौका नहीं चूक रहा है। अब देखें, इलाहाबाद के अंदर जब यूनिवर्सिटी में जाने की बात हुई, प्रयागराज का मामला है, हालांकि प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अखिलेश यादव जाने लगे तो वहां पर उनको रोक दिया गया, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। और अब मायावती भी अखिलेश यादव के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे चंद्रबाबू की नायडू की बात हो, चाहे अब प्रयागराज की बात हो, विपक्ष भी कहीं ना कहीं किसी भी मौके पर इकट्ठा होने से चूक नहीं रहा है। वो भी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक घोटाला और गुजरात से सामने आ रहा है, जहां पे मत्स्य पालन विभाग में सुनने में आ रहा है लगभग 400 करोड़ का घोटाला है, और उसमें कोर्ट ने जो है वहां के मंत्री को पूछा है। लेकिन अभी ये पहली खबर है, शुरुआती खबर है यानी। लेकिन हम आज बात करेंगे राफेल को। राफेल पे लेकर आज राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल उठाए, एक ईमेल का जिक्र किया और कहा कि अनिल अंबानी जो है वहां के रक्षा मंत्री से मिले थे फ्रांस के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घपला है। हालांकि पीएम मोदी ने भी बाकायदा जवाब दिया और हमला करते हुए कहा जिनको जो भ्रष्ट है उन्हीं को कष्ट है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सवाल किया। जरा ये 2 बयान सुन लेते, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, ये आप सुन लीजिए, फिर और बात करेंगे। आपने देश में ईमानदारी की व्यवस्था लाने के लिए अपना वोट दिया था। आपके उसी विश्वास पर चलते हुए बिचौलियों और गरीबों का हक लूटने वालों को सारी व्यवस्थाओं से बाहर कर दिया गया है। आज देश के हर ईमानदार को इस चौकीदार पर विश्वास है, लेकिन जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। आप यहां हरियाणा में भी तो देख रहे हैं कि जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों से कैसे कैसों का पसीना छूट रहा है। साथियों, महामिलावट के ये सारे चेहरे जांच एजेंसियों को, कोर्ट को धमकाने और मोदी को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। आप आश्वस्त रहिए, ये चौकीदार ना तो इनकी धमकियों से और ना ही इनकी गाली गलौज से डरने वाला है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम। फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएएल उनमें शामिल है। एचएएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप है कि मिडिलमैन का काम कर रहे हैं, ये बड़ा गंभीर है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा जो भ्रष्ट है उन्हीं को कष्ट है। इसी तरह की शायरी जो है वो राजनाथ सिंह भी कर रहे हैं, गृह मंत्री, वो भी कुछ सफाई दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि पीएम को जो लोग चोर कह रहे हैं वो गलत हैं, चोर नहीं बल्कि वो प्योर हैं। जरा सुन लीजिए आप भी। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे,
कहना चाहता हूं चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि हमारा चौकीदार प्योर है। प्योर है और दोबारा पीएम बनना उनका श्योर है और सारी समस्याओं का यही क्योर है। ये उन्होंने आगे भी कहा था, शायरी हो रही है। आप देश को जो है चुनाव के लिए जाने वाले हैं, बहुत जल्दी वोट देने वाले। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया, अनिरुद्ध शर्मा जी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है अनिरुद्ध शर्मा जी आपका। हमारे साथ हर्ष चौधरी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष चौधरी आपका। डॉक्टर एसटी हसन साहब मौजूद हैं, मुरादाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और धर्मेंद्र पांडे जी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिरुद्ध शर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बिचौलिए के तौर पर काम किया है। हालांकि उन्होंने कहा कष्ट उन्हीं को है जो भ्रष्ट हैं, लेकिन अगर देखा जाए ये तमाम आरोप बहुत गंभीर हैं। सीएजी की रिपोर्ट आज जो है दोनों सदनों के पटल पर आ गई है। हालांकि अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है, कल राष्ट्रपति महोदय के पास चली गई थी, लेकिन उसमें सूत्र ये कह रहे हैं कि उस पर भी जो है कीमतों की चर्चा नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे फिर जेपीसी की मांग करने लगे। कैसे छुटकारा मिलेगा और जनता को कैसे जहन साफ होगा? देखिए खालिद भाई, कल कैग की रिपोर्ट आ जाएगी और मैंने उस रिपोर्ट के बारे में कुछ मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। 2000 समथिंग उससे मैं समझता हूं कि देश को फायदा हुआ है। वो कल कैग की रिपोर्ट आएगी, चर्चा होगी, अभी मैं उस विषय को छेड़ता नहीं। लेकिन राफेल का उसमें जिक्र नहीं है, थोड़ा सा सूत्र मेरे भी कुछ कह रहे हैं। आप कल आएगी, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, संसद के पटल पे आने दीजिए। संसद के सदन से संसद के पटल पर चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद मीडिया में चर्चा उसमें करेंगे। 11 सौदों का जिक्र है और राफेल का भी जिक्र है, लेकिन कीमतों का नहीं है। चलिए खैर, कल बात करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि जानकारी कल जानकारी स्पष्ट होगी। ठीक है, संसद में, उसके बाद चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप सही कहते हैं। ठीक है, मैं ये समझता हूं राफेल चिल्लाकर कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा के उन काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहती है जो उन्होंने इस देश में किए। मोदी जी की एक बात आपने कही, लेकिन एक दूसरी बात उनके भाषण की और वो कही उन्होंने कि मैं डरने वाला नहीं हूं किसी। बिल्कुल, हमने कहा मैं डरूंगा नहीं। हाँ, मैं डरूंगा नहीं। इतनी दिलेरी से, इतने स्पष्ट रूप में वही व्यक्ति कह सकता है जो बेदाग हो, जिस पर कोई दाग न लगा हो। 15 साल मुख्यमंत्री रहकर गुजरात का और 4.25 वर्ष लगभग देश का प्रधानमंत्री रहकर इतनी निडरता से बात करने वाला मैं समझता हूं देश का पहला प्रधानमंत्री है। मैं एक तो लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूं और दूसरा मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करता हूं, जिसकी किताब खुली है, जो चुनौती देकर कहता है सबको, आइए मेरे पन्ने खोलकर बताइए, कोई मेरे पे भ्रष्टाचार का आरोप हो तो लेकर आइए। तो जेपीसी में क्या दिक्कत है? पन्ना खोल देते एक आदमी, ये बार बार शोर मचाते हैं, हमारे बराबर में बैठे हैं, शोर मचाते हैं। अगर पन्ने इतने खुले हुए तो जेपीसी करके मुंह तो बंद करते ना इनका। ये लोग शोर मचा रहे बिला वजह। देखिए, जेपीसी से पहले सदन में चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के नेताओं को बुलाकर बार बार कहा सदन में इस पे चर्चा करवाइए, लेकिन वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर चर्चा होती, चर्चा के बाद अगर इस प्रकार की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करती तो शायद पक्ष उसको स्वीकार भी करता, लेकिन ये तो चर्चा से भाग रहे थे। और बार बार चर्चा में प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने जो इन्होंने बात रखी, खोलकर उन्होंने एक एक विषय पर, एक एक बिंदु पर स्पष्ट किया राफेल सौदे को प्रारंभ से लेकर और अंत। हर्ष चौधरी, ये कौन सी राजनीति है कि आप जब चर्चा की बात होती है तो आप भाग जाते हैं, शोर मचाते हैं, आप बार बार, आपके पास जब कोई सबूत नहीं है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद, तो कम से कम आपको खामोश हो जाना चाहिए, या आप सिर्फ इसको मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं राफेल को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो आदेश आया या जो ऑर्डर आया वो आपके सामने है। उन्होंने भी ये कहा कि सारी तथ्य की चीजें हमारे सामने पेश नहीं की है, और उन्होंने, सरकार ने जो अपना तथ्य रखा था उसमें ये था कि पीएसी में वो रिपोर्ट दे दी है। लेकिन उसके जो चेयरमैन थे खड़गे साहब, उनका क्या कहना था? उन्होंने आपके मीडिया के जो बंधु थे उनके सामने आके अपना बयान पक्ष रखा कि उनके पास वो कोई रिपोर्ट आई नहीं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी थी। आज की बात जो हम कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्ट है वो कष्ट, उनको कष्ट है। अगर उन्हें कष्ट नहीं है
तो इतना क्यों इस तरीके से वो कर रहे हैं, और जेपीसी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू करें जेपीसी, और हम लोग सदन में चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। और वह हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए भी ज्यादा अपने आप को वो रखते हैं क्योंकि उन्होंने सारी एजेंसियां अपने कंट्रोल में की हुई हैं। आज चाहे आप ईडी की बात कर लें, चाहे सीबीआई की बात कर लें, या कोई और एजेंसी, हमारे कोर्ट भी जो है वो आके जजेस भी आके आप कंटेम्प्ट हो जाएगा आपके खिलाफ। कई चीजें नहीं, कंटेम्प्ट क्या, हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, जजेस ने कहा, हमने थोड़ी ना कहा। सीबीआई चीफ जस्टिस हैं आजकल। हाँ, चीफ जस्टिस हैं, बिल्कुल है, आप मानते हैं उस बात को। जो 4 में एक थे वो आज चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल, हमें गोगोई साहब आज चीफ जस्टिस है इस देश के, हमारे देश के। तो उसके बारे में भी जो हम बात करते हैं, एक और मैं जो आपको यहां बात बताना चाहता हूं कि मोदी साहब बार बार इस पे आज उन्होंने जो बयान दिया, उससे पहले कभी वो इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं, ना कोई आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। कहीं से तो इस देश प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी कॉन्फ्रेंस जनता की कॉन्फ्रेंस होती है, लाखों लोग वहां मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने बात रखी है। देश की जनता जानना चाहती है तो जनता के सामने बात रखी है। जो राफेल डील हुई, आपने कल भी बात चाहते हैं, उन्होंने बार बार जनता, ठीक है पढ़ा, एस टी हसन साहब द हिंदू में जो पढ़ा, उसकी रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। आज जो राहुल गांधी ने जो आऊंगा उस पर भी, एस टी हसन साहब, चुनाव सिर पर हैं, आप भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर देखें ये राफेल को लेकर घूम रहे तो आप लगातार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा के लाते हैं। आज आपने कह दिया वहां इलाहाबाद में नहीं जाने दिया, बाकायदा आपने जो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उधर मायावती भी बयान देने लगी, राम गोपाल यादव भी बयान देने लगे। हालांकि जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई वहां पर इस तरह के हालात हैं, आपको जाने से कोई फायदा नहीं, और आपने भी रोका था जब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने योगी आदित्यनाथ को रोका था। अभी ममता बनर्जी ने रोका है, हालांकि चलो ममता बनर्जी का अपना रुख है, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने योगी आदित्यनाथ को जाने से रोका था। क्या ये राजनीति इसी तरह की होगी कि विरोध करना, हंगामा करना, शोर मचाना और अपने को विक्टिम कार्ड खेलना, हर जगह विक्टिम बने रहेंगे क्या? देखिए खालिद भाई, आज जो अखिलेश यादव जी को वहां जाने से रोका गया, उनका प्रोग्राम पहले से तय था। छात्र संघ परमिशन नहीं ली गई थी, बताया मैं वहां पे। छात्र संघ का फंक्शन था, उस छात्र संघ के फंक्शन में वो जा रहे थे। उनको जिस तरह से रोका, जिस तरह से अधिकारियों ने उनको हैंडल करा, उसका भी हमें विरोध है। और दूसरी ये भी बात है कि अभी आपने ये कहा कि हमने भी रोका था जब योगी जी जा रहे थे। अखिलेश यादव जी के ऊपर आज तक एक भी क्रिमिनल केस नहीं हुआ है, जबकि योगी जी के ऊपर एक लिस्ट है पूरे क्रिमिनल केसेस की, जिसमें 302 भी है। और वो जहां जाते हैं, वो जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो वो असेंबली में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि ठोक दो और ये कर दो वो कर दो, उनकी भाषा, उनसे तो 100% रोक लेने को आप कार्रवाई मानते हैं? 5 साल आपकी सरकार रही, कार्रवाई नहीं हुई, तो रोकने को कार्रवाई मानते हैं आप? FIR थी तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जैसे भी बहाना कि कोर्ट में चल रहा है मामला, वो कार्रवाई कोर्ट्स के अंदर चल रही है। मैंने पहले बता दिया। और आपको ये हैरत होगी कि एक चीफ मिनिस्टर अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को खत्म करने के लिए अपनी सरकार से सिफारिश कर रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? हैरत होनी बंद हो जाएगी बहुत जल्दी, ऐसी चीजें होंगी, हैरत होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, धर्मेंद्र पांडे जी वो कह रहे हैं हैरत होगी, लेकिन हैरत किस किस चीज पर होगी? राफेल को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। वो कह रहे हैं कि जेपीसी बना दीजिए और जांच करा दीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि कहीं भी जांच करा लीजिए। अनिरुद्ध शर्मा जी कह रहे हैं कि उनको नमन है क्योंकि वो बेहद ईमानदार आदमी है। और अगर बात करें एसटी हसन साहब की, वो कह रहे हैं कि हमारे को रोका गया है तो इसीलिए राजनीति हम करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे। क्या अब इन्हीं मुद्दों पर रहेगा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आजाद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए राफेल को आज जिस तरह से आपने आज विषय रखे हैं और सबकी बातें ली हैं, अगर इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो मैं ये कहूंगा थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक चीज बताओ, जब देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई चीज नहीं है, इस मामले को इतिश्री कर दिया, जो भी है उसके बाद अनिल अंबानी ने क्लीन चिट नहीं दिया। क्लीन चिट की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी क्लीन चिट नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा देश की सुरक्षा। दूसरी एक चीज और दूसरा विषय जो उठता है वो ये है कि अनिल अंबानी को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 2020 में तय होगा। और वो अनिल अंबानी की प्रक्रिया जो है 2012-13 से चल रही है। तीसरी बात जो होती है वो ये है कि अभी जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि राजनीति तो क्योंकि इलेक्शन मोड में देश को 60 दिन पहले भाजपा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हैं
या तमाम विपक्ष की सरकार या भाजपा की सरकार, सब ने अपने आप को इलेक्शन मोड में झोंक दिया। धर्मेंद्र जी, जो इलेक्शन मोड में तो 12 महीने रहने लगा है। अब जैसे वो चढ़ाई में चढ़ती है ना गाड़ी छोटे गेयर में, देश पूरा इलेक्शन मोड में रहता है। अभी मैं क्या करूं, ये देश का दुर्भाग्य है। इलेक्शन मोड में तो जनता हमेशा रहती है, उसके इलेक्शन मोड में जिस तरीके से सुनिए एमएलए चुनूं, क्या चुनूं, ये तो वही बात कह रहा हूं कि सारी सरकारें जो देश में चल रही हैं और कहीं ना कहीं वो सबको अपनी अपनी इलेक्शन में जोड़ दिया, जो एक उचित नहीं है। दूसरी एक चीज अभी मुझे सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि ध्यान भटकाने की बात है, जीएसटी बिल जब पास कराया हरियाणा और राजस्थान में, जब सरकार बनाने से पहले भाजपा के ही बड़े बड़े नेता कहते थे रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों का, ये इसका उसका हम जांच कराएंगे। सरकार बनी, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार बन गई, फिर उसके बाद कुछ देर तक चला, नहीं तो जीएसटी और कई ऐसे बिल उलझे राज्यसभा में जिसको पास कराने के लिए कांग्रेस का समर्थन लिया गया, और उसके बाद इन सारे मुद्दों को जो ठंडे बस्ते में डाला गया, वो भी एक सवाल खड़ा करता है भाजपा की लीडरशिप। एक और चीज, आरोप लगा रहे हैं कि कुछ मुद्दों को पास कराने के लिए आपने इन मामलों को आजाद जी मेरी बात पूरी होने, एक बहुत जरूरी बात, मैं अनुज शर्मा जी की बात पे आ रहा हूं। अनुज शर्मा जी ने कहा कि देश में अगर कोई प्रधानमंत्री ईमानदार हुआ लाल बहादुर शास्त्री के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। मुझे आपत्ति है इनकी इस बयान से, ये नहीं कि अब बहुत सारे सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान है, लेकिन फिर अटल जी का क्या, जिस साफगोई से वो कहते थे, उनसे जब पूछा किसी पत्रकार ने तो वो क्या, ठीक है, उनसे भी तो सफाई देनी चाहिए। अनिरुद्ध जी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ईमानदार थे या नहीं थे, एक तो ये सवाल कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं ज्यादा इस पे जाना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस से समर्थन लेने के लिए कुछ मामलों को लटकाया और अब टाइमिंग आपने ऐसी देख के चुनी है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र पांडे ने अभी आपके सामने कहा है। देखिए, आरोप तो लगाए जा सकते हैं, आरोप लगाना इनका काम है, लेकिन आरोप का जवाब देना हमारा काम जी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई तभी कर सकते हैं जब पक्के सबूत, पुख्ता जो सामग्री है वो एजेंसीज के पास आ जाए। सरकार उनकी थी, सारे मतलब अब लगता है अब आ गए आपके पास। मैं नहीं, एजेंसियां जांच कर रही है, एजेंसियां अभी जांच कर रही हैं, तो आपने 4 साल पहले कैसे कह दिया कि हमारी सरकार आएगी, रॉबर्ट वाड्रा अंदर चले जाएंगे? देखिए तब आप जल्दबाजी में थे। देखिए 2G में क्या हुआ, 2G में यही हुआ खालिद भाई कि चार्जशीट कांग्रेस के समय में दाखिल हुई और 2G का क्या परिणाम आया, जिसको कहना पड़ा कि मैं इंतजार करता रहा लेकिन कोई सबूत मेरे सामने नहीं आया। ऐसे ऐसे दस्तावेज आए कि अधिकारियों ने साइन ही नहीं किए थे उस पर। तो इस प्रकार से कच्चा चिट्ठा ना जाए, एजेंसी के पास पक्के सबूत इकट्ठे हो और अपराधी को सजा मिले, इस कारण से इसमें देरी हुई है। ठीक है, पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना इनका काम है, ठीक है, लगाने दीजिए। भैया मैं द हिंदू का रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी पूर्वक कह रहे हैं। हिंदू के रिपोर्टर ने भी सोच समझ के छापा, और अगर गलत छापा था तो उसके खिलाफ बात की है। हिंदू ने अधूरी बात की है, पूरा चिट्ठा नहीं लिखा। पूरी बात तो अगले दिन निर्मला सीतारमन ने बता दी है, जो मने कर रही थी कि हम नहीं बताएंगे, पूरी बात तो अगले दिन बता दी उन्होंने। और दूसरी बात जो मेरे अधूरी बात पे चर्चा कर लीजिए आप। हाँ देखिए खालिद भाई, जो मेरे हर्ष भाई बोल रहे थे, मैं उनको समझा दूं, ये कांग्रेस वो पार्टी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनके पक्ष में निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के उस पर काम कर रहा है। और ये वो लोग हैं, पहली बार एक पार्टी के लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के कहने पर काम कर रहा है तो हम उसके जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलवाएंगे। ये धमकी नहीं तो क्या है? ठीक है हर्ष जी, आप धमकी खुद देते हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला देता है? इस प्रकार का व्यवहार क्या विपक्षियों को लोकतांत्रिक मर्यादा में पहुंचता है? बात करने में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इस देश के इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर भी बैठकर अभी दूसरे लोगों को इस प्रकार की भूमिका बोलने का काम कर रहे हैं, बरकला रहे हैं। यहाँ पर भी सिर्फ जुमलों वाली बातें यहाँ पर वो कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ बैठकर उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिए कि हमारी सरकार एकदम प्योर है, हमारी सरकार साफ है। लेकिन अगर उन पे कोई उनके ऊपर कोई आरोप लग रहा है तो उस आरोप का ये जवाब नहीं देते हैं, बल्कि अपना सर्टिफिकेट बांट देते हैं और दूसरे को। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमारे पीएम तो प्योर है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं चोर है।
प्रधानमंत्री प्योरली ही चोर है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी है कि जो यहाँ अनिरुद्ध जी बैठे बैठे सर्टिफिकेट बांट दिया कि हम लोग साफ हैं और दूसरे लोग सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं समझता हूँ वो भी वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए जो ईडी के थ्रू रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर जो कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ देश में भटकाना चाहते हैं। आज से 4 साल पहले इन्होंने कहा था कि जैसी हमारी सरकार बनेगी रॉबर्ट वाड्रा को अंदर करेंगे हम लोग। ऐसे ही दिल्ली में भी कई सारी मुद्दे आपको लेट करने पे शिकायत है कि लेट क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई सबूत थे या इनके पास कोई ऐसी वो थी तो इन्होंने पहले आज कार्रवाई क्यों नहीं? आज चुनाव सर पर है, इस जनता को दोबारा से बहकाने के लिए, जनता को बलगराने के लिए वही पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं और सिर्फ उनके ऊपर। तो आप भी तो चुनाव से 2 महीने पहले ये तमाम चीजें ला रही हैं। रफेल 1 साल से चल रहा है आपके सामने, तो वाड्रा का भी मामला बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये आज कार्रवाई क्यों होती है ये बताएं ना आप। ये आज ये बताएंगे उस पर आज अनुचित टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आप इसी टाइम पे क्यों कर रहे हैं? अरे खालिद भाई, अगर 3-4 महीने पहले करते, 5-6 महीने पहले करते कि देखो 5 स्टेट के चुनाव है, चुनाव को देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। इनका तो काम आलोचित करना है, ये तो पैदा ही हुए केवल नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, वही काम करना है इन्होंने। राफेल मोदी ये है, मोदी वो है, इस देश की जनता को सच्चाई बताना हमारा कर्म है, तो बोलना देश की जनता को सच्चाई से अवगत कराना हमारा धर्म है। अरे 6 महीने हम लोग रफेल भी चिल्लाएंगे, हम लोग मोदी शाह भी, हम शहजादे के बारे में भी चिल्लाएंगे, हम लोग जो आपकी सरकार महिला विरोधी है उसके बारे में भी बोलेंगे। हर मुद्दे पे जिसपे आपकी सरकार नाकाम रहेगी उस मुद्दे को हम लोग जनता के सामने लाने का काम करेंगे। ठीक है, सरकार में बड़ा होगा। हसन साहब, आप पिछले दिनों कांग्रेस को लिफ्ट नहीं दे रहे थे यूपी में, लेकिन जब से प्रियंका उतरी हैं तो अब आप 15 सीटों का भी ऑफर कर रहे हैं। क्या अब आपका जो स्टैंड था करप्शन को लेकर, अब आप पूरी तरीके से फिर उसी मोड में आ जाएंगे, या कहीं आप भी अगर देखें जिस तरीके से आज आप विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, कल एक धरना और होने वाला है जंतर मंतर पर, तो क्या विपक्ष इन मुद्दों पर विक्टिम कार्ड खेलकर लामबंद होने की कोशिश कर रहा है? साहब, अभी ये डिस्कशन आप कर रहे हैं और ये चल रहा है कि इस सरकार में कि कितनी भ्रष्टाचार हुआ है। राफेल का भ्रष्टाचार पूरे दुनिया को मालूम है, हम कुछ भी बहस कर लें। आपने 100 बात की एक बात ये कही अभी अपने मुंह से कि जेपीसी क्यों नहीं बना देते, बात खत्म हो गई। तो वो उसके पीछे तो जो भी है, लेकिन जो संस्थाओं का सत्यानाश हुआ है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, और मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारी जुडिशरी के ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि ये शर्मनाक बात है हमारे लिए कि एक जज ने, रिटायर्ड जज ने इस बात का आरोप लगाया कि पिछले चीफ जस्टिस के फैसले कहीं और से आया करते थे। तो हम देश को बचाने के लिए, देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए भ्रष्टाचार, बेईमानी और जुमलों की सरकार से हम सब एक होना बहुत जरूरी है। और हम इस बात को मानते हैं कि जब हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो 31% वोट पाकर जो सरकार आई है उसका नामो निशान मिटा देंगे अगली सरकार। धर्मेंद्र जी, इसलिए मैं वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे होते हुए आपको दिख रहे हैं कहीं? जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इकट्ठे नहीं हुए, फिर अभी मुद्दों पर इकट्ठे नहीं हुए, इससे क्या बीजेपी को वॉकओवर मिल रहा है? देखिए, एक चीज बहुत है, पिछले करीब 8 महीने से चल रहा है महागठबंधन का जो है, ये जो है महागठबंधन एक तरह से कागजी नाव है, जो हर पार्टी अपने हिसाब से उसको कागज में। अभी देखिए, आपको 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या था? सपा बसपा ने अपना गठबंधन किया, एक 2 दलों का गठबंधन, और कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया। लेकिन चूंकि कांग्रेस का जो है, जिस तरीके से प्रियंका का जो है कांग्रेस ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज इनको अपना कटता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि 15 सीटों की जो 2 सीटों पे सिमट दिया था वो 15 सीटों पे गया, सौदेबाजी होगी। लेकिन एक चीज कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महागठबंधन की बात चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पे महागठबंधन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, एक बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका जो कांग्रेस से अगर गठबंधन होता है तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी और जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने एक राज्य जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से राफेल और ये मुद्दे हैं, ये जो चुनाव और जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही रहेगी। प्रधानमंत्री देने की शख्सियत अगर औकात किसी
राष्ट्रीय दल में हैं या किसी दल में होगी तो या तो भाजपा या तो कांग्रेस। इसके अलावा अगर किसी और पार्टी में तो एक्सीडेंटल होगा, वो प्रधानमंत्री नहीं कहा यानी फिल्म का रिपीट हो जाएगा। हाँ अनिरुद्ध जी, लेकिन आप भी बहुत सारे दलों को लेकर चल रहे हैं और आपके ऊपर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। नागेश्वर राव को भी आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ऐसी सजा के तौर पर बिठाया गया और वो कहीं ना कहीं सरकारी जो फैसले थे उसको लेकर भी एक तरह से रिफ्लेक्शन हो सकता है। एसटी हसन कह रहे हैं जो संस्थाएं हैं वो सवालों के दायरे में है। जो संस्था आंकड़े पेश करती है उसके 2 बड़े अधिकारी इस्तीफा इसलिए दे देते हैं कि उनके आंकड़े पेश नहीं किए जाते, रोजगार वाले, और भी तमाम चीजें हैं। अब ये जो मेल की बात की जा रही है, आज जिस तरीके से आपके यहां से सवाल उठाया गया, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि एयरबस ने मेल जारी किया है जिसकी वजह से अनिल अंबानी का जिक्र आया। आप ये जानने की कोशिश तो कर रहे हैं मेल किसने जारी करा, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं आप कि मेल के अंदर लिखा क्या है, ईमेल के अंदर लिखा क्या है। नहीं, क्या लिखा है बताइए जरा। ये लिखा उस मेल के बाद, अच्छा उस मेल की प्रामाणिकता क्या है? उस मेल की प्रामाणिकता क्या है? किसने मेल भेजा है? वो किसको भेजा है? क्या राफेल कंपनी ने भेजा है? फ्रांस की सरकार ने भेजा है? ये उस कंपनी का मेल है जो कंपनी सौदे में शामिल थी। अगर मैं आपको कह दूं खालिद भाई कल वहां पर 50 करोड़ रुपया भेजा देना, और कोई खालिद भाई एक मेल डाल दे, उन्होंने कहा था 50 करोड़ रुपया भेजा देना, तो क्या वो मेल राफेल मुद्दे से जुड़ता है क्या? वो तो दोनों की व्यक्तिगत बात है। दोनों, मैं कुछ भी कह सकता हूं आपके बारे में मेल पर। राफेल कंपनी ने, फ्रांस की सरकार ने इस प्रकार का कोई मेल भेजा हो तो वो प्रमाणिक हो सकता है। इस प्रकार की मेल की कोई प्रमाणिकता नहीं है, तो उस पर मैं समझता हूं कोई बहस नहीं करनी चाहिए। ये तो केवल मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझकर, राफेल 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 कर जो मैंने बताया कि जो जीजा जी ने पाप किए उनको धोने का एक लेकिन आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, अगर कोई आदमी मेरा नाम लेकर मेल डालेगा तो उसके सर्कमस्टांसेस भी आपको देखने पड़ेंगे कि अगर मेरे साथ, मेरे नाम के साथ पिछले 1 साल में कोई ऐसी डील के बारे में चर्चा हो रही है जिसमें हजारों करोड़ की डील हुई और जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि इतने 1000 करोड़ रुपए उसको दिए गए, इतने 1000 करोड़ रुपए इसको दिए गए, मेरा नाम उसमें चर्चा में आ रहा है, ऐसे में कोई ईमेल सामने आता है तो यकीनन उसके प्रमाणिकता पर भी बात होनी चाहिए। नहीं, उसको जांच के दायरे में लाना चाहिए। अचानक से नहीं आया, ये तो एक पूरे सीक्वेंसेस हैं। इतना तो आप भी समझ सकते हैं। पैसे की कोई चर्चा नहीं है, वो मेल पैसे के लिए नहीं है। लेकिन वो मेल किस कंपनी का है, किसने डाला, पैसे की चर्चा नहीं है उसमें। वो कंपनियों के बारे में चर्चा है। वो मेल डाला किस कंपनी ने? जो कंपनी राफेल के सामने थी, उस कंपनी का मेल है वो। चलिए, हम ये नहीं कह रहे वो मेल सच्चा है या झूठा, लेकिन जनता के मन में ये लोग भ्रम जो पैदा कर रहे हैं कांग्रेस की, इस भ्रम को कैसे निकाला जाए? कांग्रेस तो जनता को बिल्कुल भ्रमित करने पे लगी हुई है ना, वो भ्रम तो आप ही निकालेंगे ना। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की महासुनामी रोकने के लिए ये षड्यंत्र कितने भी रच लें, बार बार राफेल 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 कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होना। विकास की आंधी चल चुकी है, देश ने मन बना लिया है। 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ये मन बना लिया। सुनामी में आप ही उड़ने वाले। राहुल जी की सुनामी आ चुकी है, प्रियंका गांधी मैदान में आ गई है, कल सुनामी आपने देखी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का शुक्रिया। सुनामी किसकी है? जिनकी सुनामी है वो भी वोट मांग रहे हैं और जिनकी सुनामी नहीं है वो भी वोट मांग रहे हैं। जो गठबंधन में है उनको भी वोट की जरूरत है और जनता को लुभाने के लिए सबके पास कहीं ना कहीं नए नए प्रपंच हैं। पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये मान रही थी कि वो दोनों ही यूपी में काफी होंगे, लेकिन अब कांग्रेस को भी लिफ्ट दी जाने लगी है। और अगर सुनामी है तो फिर ये रैलियां क्यों और जनता से ये क्यों कहा जा रहा है कि आप मुझको वोट दीजिए? सभी के ऊपर ये लागू होता है, क्योंकि प्रियंका भी बाकायदा रैली कर रही हैं और सड़कों पर हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।
marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to